अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डूइंग पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी ऑफ जीआईटी मॉड्यूल। इसके छोटे से दो तीन टॉपिक्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को हम देखेंगे। व्हाट इज़ इट्स इटियोलॉजी? पेप्टिक अल्सर अल्सर कहते हैं जब भी कॉन्टीन्यूटी ऑफ एपिथेलियम में कोई भी कहीं पर भी कोई ब्रीच आता है, कहीं भी कोई अनकॉन्टीन्यूटी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं अल्सर। पेप्टिक अल्सर होता है हमारे पास स्टमक में एंड ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम के वेरी अर्लीस्ट पोर्शन में हम उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ठीक है, तो इसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं? सबसे कॉमन रीज़न इसकी जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, विच इज़ अ बैक्टीरियम। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये इसी की वजह से होता है। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है एनसेड्स, यूज़ ऑफ एनसेड्स, जिसमें जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। तो इनमें हमारे पास आती है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी अल्सर कॉज कर सकता है। आपको एमसीक्यू में फर्स्ट कॉमन कॉज एंड सेकंड कॉमन कॉज आ सकती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद है ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्ट्रेस। ये सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, प्राइमरी ये दोनों ही हैं। उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या है कि ये डिजीज़ होती कैसे है, एज पाइलोरी कैसे करता है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करती हैं। अच्छा, एज पाइलोरी क्या करता है? ये पैन गैस्ट्राइटिस और प्रीडोमिनेंटली एनल एंट्रल गैस्ट्राइटिस बाय CAG-A टॉक्सिन। जो बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन कॉज करने का तरीका है वो क्या है? या तो वो कोई एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करेंगे, एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करेंगे, कोई ऐसा केमिकल रिलीज़ करेंगे, या इटसेल्फ हार्मफुल होंगे फॉर द टिश्यू। ठीक है, तो ये जो एज पाइलोरी है हमारे स्टमक के म्यूकोजा के साथ जाकर चिपक जाता है और ये वहाँ पर जाकर CAG-A टॉक्सिन सिक्रीट करता है। ये टॉक्सिन क्या करता है? या तो पूरे पैन गैस्ट्राइटिस कहते हैं पूरे स्टमक की इन्फ्लेमेशन कॉज कर देना, या एंट्रल गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक के एंट्रम वाले पोर्शन की जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देना। उस इन्फ्लेमेशन से क्या होता है? गैस्ट्रिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है जी सेल से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं जी सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जब ये इन्फ्लेमेशन होती है स्टमक की तो गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। जब गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो गैस्ट्रिन हार्मोन का काम है स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट हो रहा है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो ये इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिड फ्रॉम द पेराइटल सेल्स। तो पेराइटल सेल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, हो जाता है इवन। तो जब इंक्रीज एसिड हो जाएगा तो जो एपिथेलियम की एक पूरी म्यूकस की लाइनिंग ने और एपिथेलियम ने स्टमक को कवर किया हुआ है। ठीक है, एपिथेलियम को प्रोटेक्ट किया हुआ है म्यूकस ने, लेकिन जब एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो उस म्यूकस को डाइजेस्ट कर लेगा, वो उस एपिथेलियम तक पहुंच जाएगा और एपिथेलियम को भी डाइजेस्ट करने लग जाएगा और वहाँ से जो एपिथेलियम है ना वो ख़त्म होती जाएगी। इवन के बहुत सीवियर केसेस में अल्सर के पूरी परफोरेशन हो जाती है। परफोरेशन किसे कहते हैं? स्टमक की वॉल में सुराख हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। In duodenum and H. pylori protect itself from acidic environment of stomach by urease enzyme। वो यूरिएज एंजाइम्स क्रिएट करता है जिससे वो उस एसिड से बचा रहता है इटसेल्फ। बाकी स्टमक वॉल को वो एसिड वो डैमेज कर रहा होता है। उसके बाद ज़ोलिंगर एलाइसन सिंड्रोम, ये भी अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन कॉज करता है जिसकी वजह से ऊपर वाली सारी ही केसेस रिपीट होगा। एनसेड्स और सिगरेट स्मोकिंग क्या करते हैं? जो म्यूकस हमारे पास, क्योंकि जो एनसेड्स है ना, ये जो एस्पिरिन है, इनकी एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही हो जाती है। स्टमक में कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है जिसमें वन ऑफ देम इज़ एस्पिरिन। ठीक है, तो ये जो एस्पिरिन है ये म्यूकोजा के फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है, जो कि म्यूकस ने कवर किया हुआ है ना एपिथेलियम सेल्स को और प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये उसको ख़राब कर देगा। जब वो ख़राब होगा तो एपिथेलियम तक पहुंचना एसिड का आसान है। फिर थोड़ा एसिड भी होगा तो वो भी एपिथेलियम तक पहुंच जाएगा और उसको डैमेज करेगा और अल्सर कॉज करेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से हीलिंग इम्पेयर हो जाती है। हीलिंग नॉर्मली भी अगर हमारे स्टमक में कहीं म्यूकस की लाइनिंग वीक होती है तो वहाँ अगर कोई डैमेज होता है ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और हीलिंग की वजह से जो है वहाँ पर हमारे पास वो रिकवर हो जाता है जगह और वो अल्सर नहीं बनता। लेकिन अगर हीलिंग भी स्लो हुई हुई है ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एनसेड्स तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को कम कर देते हैं और फिर आपके पास जो है वो अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। टिश्यू कैसा नज़र आएगा? मॉर्फोलॉजी में ग्रॉसली सॉलिटरी राउंड टू ओवल पंच्ड आउट लीजन होगी। ठीक है, राउंड टू ओवल लीजन होती है इसकी और पंच्ड आउट लीजन होगी। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिकली आपको नेक्रोसिस, और क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, नेक्रोसिस मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसकी टाइप्स। गैस्ट्रिक अल्सर है, मैंने आपको बताया है कि पेप्टिक अल्सर में 2 टर्म्स आती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर। इन दोनों को मिला के हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर के फीचर क्या होंगे? एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, प्लस पेन बिकम वर्स ऑन टेकिंग फूड, क्योंकि जब आप फूड लेंगे तो HCl मज़ीद सिक्रीट होगा, मज़ीद एपिथेलियम की ऑप्शन होगी और पेन होगी। ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइट इज लेसर कर्वेचर। अच्छा, ड्यूडेनल अल्सर में भी सेम ही फीचर्स हैं, पेन गेट रिलीफ ऑन टेकिंग फूड, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ऑपोजिट है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसकी पेन ऑन टेकिंग फूड वर्स होती है और किसकी रिलीफ होती है। इसकी रिलीफ इसलिए होती है क्योंकि जब स्टमक में फूड आएगा ना
तो ड्यूडिनम के अंदर फूड आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ड्यूडिनम जो स्टमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाएगा जब स्टमक के अंदर फूड आएगा। तो जब वो क्लोज होगा तो ड्यूडिनम के अंदर फूड आना बंद हो जाएगा, ड्यूडिनम के अंदर एसिड आना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और यूजुअली पर्सन अवेक फ्रॉम स्लीप ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो जब ड्यूडिनल अल्सर के पेशेंट जो हैं वो, क्योंकि फूड में रिलीफ होता है, तो जब आप फूड नहीं लेंगे फास्टिंग स्टेट में, फूड ने जब स्टमक से ड्यूडिनम में जाना है ना, तब उनको पेन होनी है, ठीक है। तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। उसके बाद है जी नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शियस डायरियल एजेंट। उसके बारे में अल्सर के बारे में सिलेबस में इतना ही मेंशन था, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इन्फेक्शियस डायरियल एजेंट पर। इसमें डायरिया दो तरह का होता है, ब्लडी डायरिया एंड नॉन ब्लडी डायरिया, जिसको हम वाटरी डायरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों की कॉजेज डिफरेंट हैं, दोनों के फीचर्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, और दोनों के जो हैं हमारे पास पैथोजेनेसिस भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो हम देख लेते हैं। जो नॉन ब्लडी डायरिया है यानी जो वाटरी डायरिया है, उसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। तो इनमें से ना आप ब्लडी के याद रख लें और बाकी जो है वो नॉन ब्लडी में डाल दीजिएगा। तो नॉन ब्लडी के स्टेफकोकस है, स्टेफकोकस ऑरियस, वाइब्रो कॉलरा, बैसिलस सीरियस, रोटा वायरस, इकोलाई, ठीक है। ये याद रखें, इकोलाई ट्रैवलर्स डायरिया कॉज करता है, जो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ब्लडी डायरिया में शिगेला है मोस्ट कॉमन, ये बहुत एमसीक्यू आता है शिगेला वाला, तो ये आपने याद रख लेना। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका एंड इकोलाई, इकोलाई ब्लडी डायरिया भी कॉज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद फीचर्स क्या हैं। जो स्टेफकोकस ऑरिस वाला है, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट बिकॉज ऑफ प्री फॉर्म टॉक्सिन्स। इसके अंदर पहले के टॉक्सिन्स होते हैं बने बनाए, तो जब जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होता है उनको रिलीज़ कर देता है। इंक्यूबेशन पीरियड वेरी शॉर्ट होता है और फॉरन पर्सन को जो है वो ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो जाता है, सॉरी नॉन ब्लडी डायरिया और वाटरी डायरिया स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रो कॉलरा राइस वाटर स्टूल, यानी इसका जो स्टूल होगा वो राइस जैसे चावल भिगोएं तो उसके ऊपर हेजी सा पानी आ जाता है, बिल्कुल वैसे कलर का स्टूल होगा इसके अंदर। उसके बाद है बैसिलस सीरियस ड्यू टू रीहीटेड राइस, यानी अगर आप इसके जब आप चावल रखे हों और उनको दोबारा गर्म करें तो जैसा उनका कलर होता है बिल्कुल वैसा इसमें जो है वो कलर होता है। अच्छा, रोटा वायरस में वेरी कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन, देयरफॉर वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड फॉर लेस देन 2 years चिल्ड्रन। इकोलाई ट्रैवलर्स डायरिया, शिगेला ब्लडी डायरिया, बैसिलरी डायजेंट्री कहते हैं जिसको, ब्लडी डायरिया अमीबिक डायजेंट्री, और इकोलाई से हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम प्लस ब्लडी डायरिया, ठीक है। जो ब्लडी डायरिया होता है इसको हम डायजेंट्री भी कहते हैं, जब स्टूल्स में ब्लड आने लग जाए तो इस कंडीशन को हम डायजेंट्री कहते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है नॉन ब्लडी डायरिया की, इंट्रोटॉक्सिन रिलीज होता है जो कि जी प्रोटीन को हमारे पास जो है वो एक्टिवेट कर देता है, साइक्लिक एमपी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है इन द इंटेरोसाइट्स, आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम इंटेरोसाइट्स इनटू ल्यूमिन ऑफ गट। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आएंगे, फ्लूइड उनको फॉलो करता हुआ बाहर आ जाएगा, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वाटरी डायरिया हो जाएगा, ठीक है। जबकि ब्लडी वाले डायरेक्ट इन्वेजन जीआईटी मुकोसा को इन्वेड करते हैं और वहाँ से ब्लड रिलीज होने लग जाता है, और इनका टॉक्सिन जो है ये इकोलाई का शी का टॉक्सिन है जिसके ज़रिए से ये डैमेज करते हैं। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या होता है, हीमोलिसिस कहते हैं, एनीमिया कॉज करेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लस एक्यूट किडनी इंजरी, ये 3 इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। और साथ में ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी यही थे पैथोलॉजी के 2 टॉपिक जो कि इस मॉड्यूल में इंक्लूडेड थे। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट मॉड्यूल के पैथोलॉजी के टॉपिक्स पर, विच इज़ हमारे पास जो है वो रीनल मॉड्यूल है, ठीक है। ये भी छोटा सा है। फर्स्ट टॉपिक है रीनल स्टोन्स। आपने टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स और उनकी पैथोजेनेसिस बतानी है। सो फर्स्ट टाइप इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट स्टोन्स, ठीक है। ये अच्छा, स्टोन्स को कैलकुलाई भी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोन्स जो हैं ये इनकी पैथोजेनेसिस क्या है, इंसिडेंट रेट इनका सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट स्टोन्स मिलेंगे। पैथोजेनेसिस इडियोपैथिक हो सकती है। अभी कैल्शियम स्टोन्स हैं तो हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। हाइपर कैल्सीयूरिया हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो सकते हैं, हाइपर ऑक्जेलूरिया की वजह से हो सकते हैं जब कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन्स हैं। इंक्रीज यूरिनरी कैल्शियम एंड ऑक्सलेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनकी वजह से जब ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया होगा तो वो कैल्शियम यूरिन में भी ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, और वो इतना ज़्यादा अगर हो गया तो वो किडनीज में सेल्स में एक्यूमुलेट भी होने लग जाएगा, कॉजिंग कैल्शियम स्टोन्स एंड प्रेसिपिटेशन इनटू रेडियो ओपेक कैल्शियम स्टोन्स, और वो प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। देन सेकंड इज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्ट्रोवाइट एंड ट्रिपल स्टोन्स। इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस की वजह से बनते हैं, लाइक इन्फेक्शंस बाय यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया प्रोटियस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो यूरिया है हमारे जो यूरिन में आ रहा होता है, इट कन्वर्ट्स यूरिया टू अमोनिया, और अमोनिया एक हार्मफुल कंपाउंड है। अल्कलाइन यूरिन, एक तो इसकी वजह से यूरिन अल्कलाइन हो जाता है, और प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट सॉल्ट, और जो यूरिन के अंदर मैग्नीशियम और फॉस्फेट जा रहा होता है ये सारे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है सेल्स के अंदर, जो ट्यूब्यूल के सेल्स होते हैं। दीज फॉर्म लार्जेस्ट स्टोन्स कॉल्ड स्टैग हॉर्न कैलकुलाई, ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, कि लार्जेस्ट स्टोन्स कौन से होते हैं और उनको क्या कहते हैं, स्टैग हॉर्न, यानी एक स्टैग के हॉर्न की तरह के होते हैं, ऑक्यूपाइंग लार्ज पोर्शंस ऑफ रीनल पेल्विस, ठीक है।
तो इवन ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये रीनल पालवेज के लार्ज पोर्शंस को भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद है यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होंगे, गाउट के पेशेंट्स में, ल्यूकीमियाज के पेशेंट में, ठीक है, टेंडेंसी टू एक्सक्रीट यूरिन ऑफ पीएच बिलो 5.5, प्री डिस्पोज टू रेडियो ल्यूसेंट यूरिक एसिड स्टोन्स बिकॉज यूरिक एसिड इज इनसॉल्युबल इन एसिडिक यूरिन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियोल्यूसेंट होंगे क्योंकि यूरिक एसिड एसिडिक होगी ना, जब यूरिक एसिड स्टोन्स के केस में यूरिन की पीएच एसिडिक होगी, और उस एसिडिक पीएच की वजह से क्या है कि यूरिक एसिड स्टोन उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो वो रेडियोल्यूसेंट होंगे। यानी अगर आप रेडियोलॉजी में एक्सरेज में उन्हें देखें तो वो आपको साफ साफ स्टोन्स नज़र आएंगे। उसके बाद है जी सिस्टाइन स्टोन्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स इन रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड सिस्टीन यूरिया कहेंगे, प्लस लो यूरिनरी पीएच होगी और सिस्टीन स्टोन्स बन जाएंगे। तो जी ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स थे। देन वी हैव हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं एक्सेस वाटर इन किडनीज, ठीक है, जैसे हाइड्रोसेफलस होता है एक्सेस वाटर इन ब्रेन, और हाइड्रोसील होता है एक्सेस वाटर इन टेस्टिस, इसी तरह हाइड्रोनेफ्रोसिस एक्सेस वाटर इन किडनीज। कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, यानी देखें ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ये हमारे पास लेट से, अच्छा अगर हम साइड पर समझाते हैं, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास एक किडनी है, ठीक है, ये इसके अंदर से यूरेटर आ रहा है, ठीक है, यूरेटर आकर इधर ब्लैडर के अंदर ड्रेन कर रहा है, ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन पर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। जब हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो क्या होगा कि जो ये बड़ा हो जाएगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये कंप्रेस करेगा इधर से यूरेथ्रा को। जब यूरेथ्रा कंप्रेस होगी तो यूरिन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, यूरिन का फ्लो, तो यूरिन बैक फ्लो करेगा। ब्लैक फ्लो करते करते जो यूरिन है वो वापस किडनी की तरफ उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। जब उसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो किडनी में क्या हो जाएगा, ज़्यादा यूरिन होगा, तो एक्सेस वाटर इन यूरिन हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज कर सकता है। उसके बाद है स्टोन इन यूरेटर और ब्लैडर। अगर यूरेटर में, ठीक है, यूरेटर में या ब्लैडर में कहीं पर स्टोन आ जाता है तो भी फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, और सेम केस की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। मॉर्फोलॉजी में किडनी कैसी नजर आएगी? एनलार्ज किडनी होगी और डायलेटेशन ऑफ रीनल पाल्विस एंड रीनल कैलिसिस होगा, क्योंकि सारा यूरिन बैक फ्लो के जरिए रीनल पाल्विस और कैलिसिस में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनकी क्या क्या कॉजेज़ हैं? अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, अच्छा इसमें 2-3 तरह के इन्फेक्शंस आते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, असेंडिंग इन्फेक्शंस एंड हीमाटोजीनस स्प्रेड। हीमाटोजीनस स्प्रेड होता है जो ब्लड से इनके अंदर स्प्रेड हो रहे होते हैं, ठीक है, और जो असेंडिंग इन्फेक्शंस हैं यानी जो कि यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, ठीक है, और फिर वो ऊपर असेंड करते हुए किडनी में जा रहे हैं या पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में वो कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पहले हम असेंडिंग इन्फेक्शंस की चलें बात कर लेते हैं। असेंडिंग इन्फेक्शंस में सबसे कॉमन, अब ये एमसीक्यू आ सकता है, मोस्ट कॉमन कौन सा है? ई कोलाई का, ठीक है, देन प्रोटियस, क्लेप्सिला एंड एंटेरोबैक्टर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये यूरिथ्रा के रूट से एंटर हुए हैं, ठीक है, एंटर होकर यहाँ पर बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन हुई है, फिर बैक्टीरिया ब्लैडर में एंटर हुए हैं, फिर डी रेंज वेजिको यूरेटरल जंक्शन, ये उसको ख़राब कर देंगे और वहाँ से एंटर हो जाएंगे यूरेटर में, ठीक है, जिसको हम जब अनयूजुअल फ्लो है तो इसको हम कह रहे हैं वेजाइको यूट्रल रिफ्लेक्स, यूरेटरल रिफ्लेक्स, क्योंकि वेजाइकल फॉर ब्लैडर एंड यूरेटरल फॉर यूरेटर। फिर ये चले जाते हैं इन द किडनी, और जिसको हम इंट्रा रीनल रिफ्लक्स कहते हैं, और ये जाकर किडनी में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और ड्यूरिंग देयर होल पाथवे ये कहीं पर भी जो है वो म्यूकोजा के साथ उनकी जो लाइनिंग है उसके साथ स्टिक करके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हिमाटोजेनस स्प्रेड, जो कि ब्लड से आ रहे हैं। ब्लड से कौन कौन से आ सकते हैं? ब्लड में बैक्टीरिया है, यानी बैक्टीरिया अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या क्या कौन कौन से इसमें आ सकते हैं? स्टेफलोकोकस है और ई कोलाई है, ठीक है, तो स्टेफलोकोकस है और ई कोलाई है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इन्फेक्शंस के? जो इन्फेक्शंस के फीचर होंगे वही होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन में फीवर होता है, WBCs होंगे यूरिन में, नाइट्राइट पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे वो नाइट्राइट्स बनाने वाले होंगे। इफ़ देर इज़ कॉस्ट्रोवर्टिब्रल एंगल पेन, अगर जो कॉस्ट्रोवर्टिब्रल एंगल है वहाँ पर पेन होता है इन फीचर्स के साथ, तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ नेफ्राइटिस ओनली, ठीक है। और फीवर होगा, इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बार बार यूरिन आएगा बट उसकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। ये आपने पाइलोनेफ्राइटिस वाली बात याद रखनी है। अगर इन फीचर्स के साथ कॉस्ट्रोवर्टिब्रल एंगल पर पेन होती है तो फिर उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। देन वी हैव पैथोजेनेसिस, कि ऐसा होता कैसे है? अच्छा जी, कॉलोनाइजेशन ऑफ डिस्टल यूरिथ्रा एंड इंट्रोइटस इन द फीमेल बाय कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, इनको हम कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। ये कॉलोनाइज करते हैं डिस्टल यूरिथ्रा में और इंट्रोइटस में, फीमेल के केस में। फ्रॉम द यूरिथ्रा टू द ब्लैडर, फिर ये ब्लैडर में जाते हैं। दे गेन एंट्रेंस ड्यूरिंग यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन। अच्छा, ये आते कैसे हैं? कैथेटराइजेशन, अगर कैथेटर को सैनिटाइज नहीं किया आपने, उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया, तो उसके जरिए से आ सकते हैं, किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के जरिए से आ सकते हैं अगर आप कोई प्रोसीजर करें। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रेसेस
ऑफ यूरिन की वजह से आ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी वजह से यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, तो यूरिन वहाँ रुका हुआ है, तो इट विल बी अ मीडियम फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो, ठीक है। Vesico-ureteral reflex may occur due to incompetence of vesico-ureteral valve allows bacteria to ascend the ureter into the renal pelvis, ठीक है। उसके बाद है जी intrarenal reflex. Vesico-ureteral reflex also affords a mechanism to propel infected bladder urine up to the renal pelvis and deep into the renal parenchyma through open ducts at the tips of papilla. इसको हम कहते हैं intrarenal reflex. Risk factors क्या है इन्फेक्शन हो जाए तो? ये रिफ्लेक्स है इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ के पेशेंट में हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, स्टेसिस की वजह से हो सकता है, और बीपीएच की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और उस वजह से भी स्टेसिस की वजह से ही होगा। ट्रीटमेंट क्या है? एज इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक्स विल बी द मोस्ट प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। उसके बाद आ जाते हैं जी नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्रेटिक सिंड्रोम पर। अच्छा, ये वाले टॉपिक्स हैं, ये मैं डिटेल से ये वाला पढ़ा चुकी हूँ अपने लेक्चर में, तो ये दूसरा लेक्चर मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्यूट किडनी इंजरी। दो टर्म्स यूज़ होती हैं, सीकेडी एंड एक्यूट AKI किडनी के केस में ना। AKI मीन्स एक्यूट किडनी इंजरी और सीकेडी होता है क्रोनिक किडनी डैमेज, ठीक है, ये क्रोनिक किडनी डिजीज़। अब होता क्या है इसमें? AKI मीन्स रैपिड डिक्रीज इन किडनी फंक्शंस दैट लीड्स टू एजोटीमिया, इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यानी कि अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक इसमें आपने वो वाला लेक्चर लाजमी सुनना है, ठीक है। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ पहले, फिर नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है जिसमें ब्लड आता है, फिर अगर आपने ट्रीट नहीं किया और कंडीशन परसिस्ट करी है, तो हमारे पास सडनली किडनी का पूरा फंक्शन ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, और हमारे पास वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट नहीं होंगे, ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन रिटेन रहेंगे, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोटीमिया, और दिस इज टर्म्ड एज एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं? प्री कॉजेज प्री रीनल होती हैं, रीनल होती हैं, पोस्ट रीनल होती हैं, यानी किडनी के अलावा कोई कॉज हो सकती है, ठीक है, और रीनल में किडनी की कॉज होगी, और पोस्ट रीनल में किडनी के बाद कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से AKI हो सकता है, ठीक है। AKI की मैनेजमेंट क्या है? अच्छा, वो हम बाद में देखते हैं। प्री रीनल टाइप में क्या क्या हो सकता है कि किडनी को ब्लड फ्लो ही कम आ रहा है, ठीक है, हाइपोवोलीमिया की वजह से या किसी और वजह से, ठीक है। जैसे अगर हाइपोवोलेमिक पेशेंट को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से किडनीज़ को ब्लड कम मिलेगा। जब किडनीज़ को ब्लड कम मिलेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता किडनीज़ भी अपना फंक्शन छोड़ देंगी, सारा फंक्शन खत्म, एज रीनल ब्लड सीरम क्रिएटिनिन्स एंड यूरिया लेवल्स इंक्रीज, और AKI हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं शॉक को जल्दी जल्दी ट्रीट करना चाहिए, इससे पहले कि AKI हो जाए, ठीक है। उसके बाद रीनल कॉजेज में है टॉक्सिक मेडिसिन जो आपकी किडनीज़ को डिस्टर्ब कर दे, रेब्डोमायोलाइसिस होता है। इसमें सडन जो मसल्स है ना, उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, उनकी ब्रेकडाउन की वजह से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसमें क्रिएटिनिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है कि किडनीज उसको उतना एक्सक्रीट नहीं कर पाते, और इट कैन ऑल्सो लीड टू एक्यूट किडनी इंजरी। और पोस्ट रीनल में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से स्टेसिस होता है, स्टेसिस की वजह से जो किडनी है वो वेस्ट मटीरियल अगेन नहीं निकल रहे होते हैं, ब्लड में एक्यूमुलेट होते हैं, और एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है जी मैनेजमेंट कैसे है? फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, आप उनको फ्लूइड देंगे एक तो पेशेंट को, ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, फाइंड एंड ट्रीट द कॉज। आप कॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। प्री रीनल की ट्रीटमेंट और है, आप उसमें अगर हाइपोवोलीमिया है तो फ्लूइड लगाते हैं, ठीक है, अगर कोई और कॉज है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन इन केस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, और डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो हमारे पास उसके बाद वाला ट्रीटमेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक्स ऑफ पैथोलॉजी फॉर दिस ब्लॉग। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।